आज जो हमारा चैप्टर है इसमें हमने स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट पढ़नी है। और इसमें हमारे पास जो है ना स्केलेटल मसल रिलैक्स में दो तरह की क्लासिफिकेशन आ जाती है। एक वो है जो मसल की टोन को डिक्रीज़ करते हैं, एक वो है जो मसल के जो है उसकी स्ट्रेंथ को कम करते हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ को कम करते हैं हम उसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर हो सकते हैं मसल रिलैक्सेंट में। हमारे पास क्या हो सकता है, या तो न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन होता है उसको हम ब्लॉक कर दें, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर होते हैं, या हमारे पास स्पाज्मोलाइटिक होते हैं, स्पाज्मोलाइटिक होते हैं। अब जो स्पाज्मोलाइटिक इसमें डिफरेंस क्या है, ये जो होती है सीएनएस पे एक्ट करते हैं। ऐसे रिएक्शन जो सीएनएस पे एक्ट करके स्पाज्मोलाइटिक जो है कंट्रैक्शन उसको कम करते हैं, उसके हम कहते हैं स्पाज्मोलाइटिक। ठीक है, और जो हमारे पास होते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जो है वो कौन से होते हैं, जो हमारे पास जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वहाँ पे उसको ब्लॉक कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जो है ये दो तरह से होते हैं। ये हमारे पास या तो नॉन डीपोलराइजिंग हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, नॉन डीपोलराइजिंग हो सकते हैं, या फिर हमारे पास पोलराइजिंग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? नॉन डीपोलराइजिंग एंड डीपोलराइजिंग। अब जो हमारे पास नॉन डीपोलराइजिंग है ये हमारे पास फर्दर कितना होता है, तीन टाइप का होता है। एक हमारे पास होता है शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग। और जो डीपोलराइजन होता है वो एक ही होता है। उसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है सक्सिनाइल कोलिन। ठीक है, और लॉन्ग एक्टिंग है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, वो हमारे पास क्या है, ट्यूबाकुरिन। क्या है? ट्यूबोक्यूरारेन। और इंटरमीडिएट में रोक्यूरारेन, रोक्यूरारेन। इनके एंड पे आप चेक करो तो क्या आ रहा है, क्यूरारेन आ रहा है। क्या आ रहा है? क्यूरारेन आ रहा है इनके एंड पे। ठीक है, एक होते हैं क्यूरियम। अभी हम देखते हैं शॉर्ट एक्टिंग जो होते हैं ना वो हमारे पास क्या होते हैं, वो होते हैं एट्राक्यूरियम। क्या होते हैं ये? इसमें हमारे पास आ जाता है एट्राक्यूरियम आ जाता है। ठीक है, और इसके सिस एट्राक्यूरियम आ जाते हैं। ये जो क्यूरियम होते हैं ना ये हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, और जो क्रेन होते हैं ये लॉन्ग होते हैं या इंटरमीडिएट होते हैं। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास इसका याद रखना जो एट्राक्यूरियम होता है, इसका एक पॉइंट याद रखना, जो एट्राक्यूरियम होता है ना, एट्राक्यूरियम, ये हमारे पास क्या हो सकता है, मेटाबोलाइज हो सकता है। क्या हो सकता है? मेटाबोलाइज हो सकता है, और मेटाबोलाइज होकर एक चीज़ बनाते हैं जिसे कहते हैं लुडेनोसिन। क्या कहते हैं? शाबाश, क्या कहते हैं? लुडेनोसिन। अब ये जो लुडेनोसिन है ये हमारे पास क्या करती है, ये सीजर काज करती है। तो अगर आज एक क्वेश्चन कि विच मसल रिलैक्सन काज द सीजर, तो आपने कहना है एट्राक्यूरियम, और किस तरह लुडेनोसिन बनाती है वो आगे सीजर काज करती है। ठीक है, अच्छा, ये सारी हमारी क्लासिफिकेशन होगी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर की। अच्छा, ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर सिंपल सा है, आपने कोई बताने वाली चीज़ है नहीं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं ना जहाँ पे न्यूरॉन एंड हो रहता है और आगे मसल पड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं। तो ये हमारे पास नॉर्मली तो यहाँ पे स्टाइलनिकुलिन आके इधर अटैच होना होता है ना, तो ये क्या करते हैं, ये कम्पिटेटिव इनिबिटर होते हैं स्टाइलकुलिन की। ये जो हमने दी ना रिलैक्सेंट, मिसाल के तौर पर एट्राक्यूरिन, रोक्यूरारिन, ये यहाँ पे आके लग जाएंगे और यहाँ पे स्टाइलकुलिन को बाइंड नहीं होने देंगे। जब स्टाइलकुलिन बाइंड नहीं होगा तो मसल की कंट्रैक्शन नहीं होगी, तो रिलैक्सेशन हो जाएगी। ठीक है, फिर दूसरे जो ये तो हो गए नॉन डिपोलराइजिंग। क्यों? क्योंकि जब वो अटैच हुए तो स्टाइलकुलिन अटैच नहीं हुई तो डिपोलराइजेशन नहीं हो सकी, तो इसलिए हम कहते हैं नॉन डिपोलराइजिंग। जो डिपोलराइजिंग होते हैं ना वो कौन से होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं जैसे स्टाइलकुलिन है, वो यहाँ पे आएंगे। स्टाइलकुलिन तो क्या होता है, यहाँ पे आया, उसने डिपोजिशन कराई, फिर चला गया। ठीक है, उसके बाद रिपोजिशन होती है। लेकिन ये जो होते हैं ना जैसे सक्सिनाइलकोलिन है, ये जो नॉन डिपोलराइजिंग है यहाँ पे अटैच होते हैं, स्टाइलकुलिन को नहीं होने देते, खुद ही डिपोलराइजेशन कराते हैं, और डिपोलराइजेशन कराते बड़ी लॉन्ग कराते हैं। उसके बाद रिपोलराइजेशन कराते हैं विच इज़ डिफ़िकल्ट टू डीपोलराइज। मीन्स इसके दो फेजेज होते हैं, मैं इसको अभी समझाता हूँ आपको अलग। इधर थोड़ा सा आपको मैंने दे दिया उसका, ये स्पाज्मोलाइटिक को बाद में करते हैं। ठीक है, ये होता क्या है जनाब, जैसे अब नॉन डीपोलराइजर तो आपको समझ आ गया ना, वो तो सिंपली क्या करते हैं, नॉन डीपोलराइजर क्या कहते हैं, नॉन जो डीपोलराइजर है ना वो तो सिंपली क्या कर देते हैं, वो कम्पिटेटिव होते हैं इनिबिटर, कम्पिटेटिव इनिबिटर होते हैं। कम्पिटेटिव इनिबिटर है तो क्या करते हैं, वो स्टाइलकुलिन को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, अब स्टाइलकुलिन वहाँ पे अटैक नहीं होगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे रिलैक्सेशन हो जाएगी, नो एक्शन, नो। क्यों? क्योंकि नो डिपोलराइजेशन। लेकिन जो डिपोलराइजिंग होती है ना ड्रग, जैसे सक्सिनाइल कोलिन है, जैसे सक्सिनाइल कोलिन है, ये क्या करती हैं, इसके दो फेजेस होते हैं हमारे पास। एक होती है फेज़ 1
फेज़ 1 में ऐसे ही होता है जैसे स्टाइलकोलिन है, इसका फंक्शन ऐसे ही है जैसे स्टाइलकोलिन है। फेज़ 1 में क्या करते हैं हमारे पास, फेज़ जो 1 होती है उसमें क्या करता है, उसमें ये सिंपली डीपोलराइजेशन कराता है, डीपोलराइजेशन। लेकिन इसकी फेज़ 2 भी होती है। फेज़ 2 में क्या होता है, रीपोलराइजेशन होती है, रीपोलराइजेशन होती है, बट डिफ़िकल्ट टू अचीव डीपोलराइजेशन। मीन्स जब फेज़ 2 आती है ना, फेज़ 2, तो रीपोलराइजेशन हो जाती है, लेकिन दोबारा फिर डीपोलराइजेशन नहीं हो सकती। इस वजह से ये जो फेज़ 2 है उस वक्त ये क्या कहता है, जो है वो इतना फटीग हो जाता है रिसेप्टर के, वहाँ पे वो क्या कर देता है, रिलैक्सेशन काज कर देता है। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको बात आ गई समझ। अच्छा, अब बात करते हैं हम जो है ना इसके मेटाबॉलिज्म की। जो सक्सिनाइलकोलिन होता है ना, इसका तो मेटाबॉलिज्म जो होता है ना दूसरी ड्रग्स, उनका जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे सक्सिनाइलकोलिन की बात करें तो जैसे हम एसिटाइलकोलिन हमने पढ़ा ना, एसिटाइलकोलिन को कौन मेटाबोलाइज करता है, एसिटाइलकोलिन स्टेज एंजाइम। इसी तरह सक्सिनाइल जो कोलिन है इसका मेटाबॉलिज्म कौन करता है, इसका मेटाबॉलिज्म होता है एसिटाइलकोलिन स्टेज, लेकिन कौन सा, ज़्यूडो, क्योंकि जो ओरिजिनल है वो तो क्या करता है, वो तो एसिटाइलकोलिन की करता है, इसलिए ज़्यूडो एसिटाइलकोलिन स्टेज करता है। या फिर ब्यूटराइल, बुक में लिखा है ब्यूटीराइल, या स्पेलिंग देखना, ब्यूटीराइल कोलिन स्टेज। ठीक है, ये दो एंजाइम है और ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, ये लिवर में पाया जाता है और ज़्यूडो स्टेज जो है ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, और वो जो ओरिजिनल है एसिटाइलकोलिन स्टेज वो तो हमें पता है कि वो न्यूरो जो है ना सिनेप्टिक क्लेफ्ट में पाया जाता है। तो ये इसका मेटाबॉलिज्म के लिए दो एंजाइम आपने याद रखने हैं। फिर अब हम बात करते हैं इसकी टॉक्सिसिटी। अब फंक्शन तो इसका सिंपल ही यह है कि ये मसल की क्या कहते हैं रिलैक्सेशन करता है, और उसकी वजह से क्या होता है, ट्रेमर्स वगैरह, सीजर, एपिलेप्सी, उधर सब कुछ ये क्या करता है, ट्रीट करता है। लेकिन अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो क्या होता है, टॉक्सिसिटी की बात करते हैं, टॉक्सिसिटी की बात करते हैं। टॉक्सिसिटी में जनाब क्या हो सकता है यार, देखो अगर रिस्पिरेटरी मसल है उसको मैंने ये दे दिया है स्केलेटल मसल रिलैक्स, वो रिलैक्स हो गए, स्केलेटल मसल काम ही नहीं करेंगे, वो रिलैक्स हुए पड़े, तो क्या होगा, वेंटिलेशन होगी, नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगी। क्या होगी, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगी। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा देखो ये जो है निकोटिनिक ब्लॉकर होते हैं, तो निकोटिनिक ब्लॉकर दो जगह पे, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक करेंगे, निकोटिनिक रिसेप्टर एक और जगह पे भी होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अलावा, याद करें, यस एन, एक तो NM होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर, दूसरे होते हैं NN, और NN कहाँ पाए जाते हैं, ऑटोनोमिक गैंग्लिया में। तो ये ANS जो गैंग्लिया है ना, ANS गैंग्लिया, उधर क्या होते हैं, उधर निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं। तो ANS गैंग्लिया के निकोटिनिक रिसेप्टर को क्या कर देंगे, ये ब्लॉक कर देंगे। तो जब ANS ब्लॉक हो जाएगा तो सिंपैथेटिक भी क्या हो जाएगा, ब्लॉक, और पैरासिम्पैथेटिक भी क्या हो जाएगा, ब्लॉक। पैरासिम्पैथेटिक नहीं होगा तो GIT काम नहीं करेगी, कॉन्स्टिपेशन हो गया। सिम्पैथेटिक और नहीं होगा तो क्या होगा, जो हार्ट है वो अपना काम नहीं कर सके तो ब्रेडिकार्डिया वगैरह हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखें, और इसके अलावा वेजोडाइलेशन हो जाएगी। अच्छा, ये हो गया। फिर हमारे पास आ जाते हैं, ये एक और काम करते हैं, हिस्टामीन को रिलीज़ करवाते हैं। क्या कराते हैं, हिस्टामीन को रिलीज़ करते हैं। ये फर्दर जो है वेजोडाइलेशन का जाती है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए देते हैं, जैसे सक्सिनाइलकोलिन है, सक्सिनाइलकोलिन जो है ना, इसकी बात करें सक्सिनाइलकोलिन की, तो ये क्या करता है, फेज़ 1 में क्या करता है, डिपोजिशन करता है, जिसमें कंट्रैक्शन होती है, फेज़ 2 में रिपोजिशन कराता है। लेकिन इनमें क्या हो सकता है, मसल रैप्चर होने का भी खतरा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ से मसल रैप्चर होगा तो पोटाशियम रिलीज़ होगा, जिससे कहते हैं हाइपरकलीमिया हो जाएगा, हाइपरकलीमिया हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका साइड इफेक्ट वो है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया पिछले चैप्टर में एनेस्थीसिया में पढ़ा हुआ है। इसमें मैलिग्नेंट क्यों हाइपरथर्मिया क्यों होता है, जब भी हम कोई एनेस्थीसिया देते हैं विद न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर के साथ जब भी एनेस्थीसिया देते हैं तो वो क्या होता है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। इसमें क्या होते हैं, ट्रेमर होते हैं, माइक्रोनस होते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, ये बॉडी की ये कंडीशन होती है, स्वेटिंग वगैरह जो होती है वो बारिश हो जाती है। इसमें जो है क्यों होता है, क्योंकि यहाँ इसकी वजह क्या है कि कैल्शियम रिलीज़ जो है ना वो इनहेंस हो जाता है। अब कैल्शियम रिलीज़ इसकी रीज़न है, रीज़न क्या है, कैल्शियम। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट होता है डेंट्रोलिन। क्या होता है, डेंट्रोलिन क्या कहते हैं, इसी में मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया को ट्रीट करते हैं। क्यों, क्योंकि डेंट्रोलिन क्या कहते हैं, रैनोडिन रिसेप्टर होते हैं, रैनोडिन रिसेप्टर ऑन जो होते हैं ना हमारे मसल के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्को
प्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ना, उसके जो रैनोडी रिसेप्टर होते हैं उन पे जाके उनको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। रैनोडी रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो कैल्शियम जो है उसका रिलीज़ भी क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। कैल्शियम नहीं होगा तो ये कंडीशन ठीक हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा टॉक्सिसिटी की बात करते हैं तो एक और आपने याद रखें कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो होते हैं ना, अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स एंड एंटी एरिथमिक ड्रग, एंटी एरिथमिक ए बी से एंटीबायोटिक एंड एंटी एरिथमिक, ये याद रखें। ये जो ड्रग्स होती हैं ना, ये क्या करती हैं, न्यूरोमस्कुलर जो ब्लॉक है उसको प्रोलॉन्ग कर देती हैं। क्या करती हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक को प्रोलॉन्ग कर देती हैं। कौन सी दो चीज़ें, एंटीबायोटिक एंड एंटी रिथमिक ड्रग्स क्या करती हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक इफेक्ट को क्या कर देती हैं, ये प्रोलॉन्ग कर देती हैं। ये आपने पॉइंट याद रखना, ठीक है। ये इसकी टॉक्सिटी होगी। फिर कुछ रीनल पेशेंट होते हैं ना, रीनल फेलर वाले पेशेंट, उनमें क्या होता है कि एस्टाइल कोलिन जो स्टेज एंजाइम है ना, वो क्या हो जाता है, वो रिलीज़ हो जाता है, बॉडी से रिलीज़ हो जाता है। अब स्टाइल कोलिन क्या हो गया, रिलीज़ हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, सक्सिनाइल जो कोलिन है उसका लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी उसको डिग्रेड करने वाला एंजाइम है नहीं। जब स्टाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, अपना न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकर इफेक्ट क्या कर देती है, इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। ये टॉक्सिटी में याद रखना है आपने। फिर जो है ना, एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो इसके ऑलमोस्ट यहाँ हमारा स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन जो है ना वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने निकोटिनिक ब्लॉकर अभी तक पढ़ लिया। अभी तक हम स्पाज्मोलाइटिक नहीं पढ़े, ठीक है। अच्छा, फिर हमने जो है ना अब आ जाते हैं दूसरी तरफ स्पाज्मोलाइटिक में। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं स्पाज्मोलाइटिक।